चलो डियर स्टार्ट करें। तो देखो डियर, आप जानते हैं कि आज हमें नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। थर्मोडायनेमिक्स रिसेंटली हमने फिनिश कर दिया है, अब हम आईसी इंजन स्टार्ट करेंगे, राइट? यस, तो पूरा सीक्वेंस में चलेंगे जिससे अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेहतरीन बने। चलो डियर, तो स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा जो आज हम स्टार्ट करेंगे डियर, आईसी इंजन। आईसी इंजन देखो डियर, काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, समझ आ ना? क्योंकि इंजन सभी ने देखे हैं, तो इंजन में आने वाली प्रॉब्लम भी सभी ने देखी है। तो यहाँ पर इंजन की बात करेंगे, उसके अंदर एग्जीक्यूट होने वाले साइकिल की बात करेंगे, उनमें आने वाली प्रॉब्लम की बात करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करेंगे, माइलेज के मतलब की बात करेंगे, माइलेज कैसे बढ़ सकता है उसकी बात करेंगे, है ना? तो काफी सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हमारे पास हो जाएंगे इस सब्जेक्ट को डिस्कस करते वक्त, और पूरा हम डिटेल में समझ के चीजों को चलेंगे। समझा? छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं, समझा ना? और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त बच्चे उसमें, राइट? तो इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है जिससे डिटेल में बहुत ही इजीली हमें सब कुछ समझ आ जाए। तो देखो डियर, आईसी इंजन, समझा? अगर इस सब्जेक्ट की फुल फॉर्म देखें आप, तो आई का मतलब है इंटरनल और सी का मतलब है कंबशन और इंजन तो है ही है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट की फुल फॉर्म है इंटरनल कंबशन इंजन। तो इसका ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है इसकी शॉर्ट फॉर्म आईसी इंजन, राइट? चले, तो देखो डियर, बेसिकली सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इंजन क्या होता है। सबसे पहले हम हेडिंग लेते हैं इंजन के, व्हाट इज द इंजन। सबसे पहले इंजन की बात करते हैं, समझा ना? इंटरनल कंबशन का मतलब बाद में देखेंगे, पहले तो इंजन वर्ड आया है सब्जेक्ट में, इस इंजन को डिटेल में देख लेते हैं, राइट? तो देखो डियर, बेसिकली इंजन एक ऐसी थर्मोडायनेमिक डिवाइस है जो किसी साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर चलती है और कॉन्टिन्यूअसली हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है, राइट? चलिए, तो इसका मतलब इट इज ए थर्मोडायनेमिक डिवाइस, इट इज ए थर्मोडायनेमिक डिवाइस, यह एक थर्मोडायनेमिक डिवाइस है। सबसे पहली बात, यह एक थर्मोडायनेमिक डिवाइस है जो ऑपरेट इन ए साइकिल, ऑपरेट इन ए साइकिल, यह एक साइकिल में ऑपरेट करती है। ऑपरेट इन ए साइकिल, यह साइकिल में ऑपरेट करती है। और जब ये साइकिल, देखो साइकिल में ऑपरेट करने का मतलब यह है कि डिवाइस कंटिन्यूअसली काम कर सकती है। बाकी प्रोसेस साइकिल में और कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोसेस की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, साइकिल की अपनी प्रॉपर्टीज हैं कि जिस पॉइंट से चलता है घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाता है सिस्टम, है ना? चलिए, तो ऑपरेट इन ए साइकिल ये हमेशा एक ये थर्मल डिवाइस है और यह थर्मोडायनेमिक डिवाइस एक साइकिल में ऑपरेट करती है और कॉन्टिन्यूअसली हीट को कन्वर्ट करती है वर्क में, कॉन्टिन्यूअसली हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है। बताए बच्चों, बात क्लियर समझ आए ना? बस उसे ही हीट इंजन कहते हैं। नॉर्मल भाषा में अगर आप देखें तो इसे जनरल भाषा में ऐसे दिखाते हैं हम कि सर जी यहाँ पर मान लो ये कोई इंजन है, इंजन एक सिस्टम है, तो ये सिस्टम ऐसे बना दिया मैंने, समझा ना? तो इस सिस्टम का नाम है इंजन। तो अगर ये इंजन है तो गारंटी हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो इंजन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कहाँ? थर्मोडायनेमिक्स में, कि हमेशा जो इंजन होता है वो हीट सोर्स और सिंक के बीच में काम करता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं से तो हीट लेनी ही पड़ेगी। तो सर जी बेचारा सोर्स से लेता है, समझा ना? और उसके बाद 100% कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये भी थर्मो देख सकते हैं हम, है ना? तो सर जी कुछ हीट मान लो Q1 आपने दी तो कुछ वर्क आपको दे देगा ये नेटवर्क, इसे क्या बोलेंगे? नेटवर्क। एन का मतलब नेट, तो नेटवर्क मिल जाएगा और बाकी जो बैलेंस हीट है उसे रिजेक्ट कर देगा किसे? सिंक को। तो लीजिए सर जी, मान लो Q2 हीट रिजेक्ट कर दिया सिंक को, राइट और रॉन्ग? तो हम ऐसे दिखाते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में अब तक हमने केवल ऐसे ही दिखाया है, समझा ना? परंतु अब हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि जो ये इंजन है, समझा ना? इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये कन्वर्ट कर कैसे रहा है, और इस बॉडी, इंजन की बॉडी के अंदर जो साइकिल एग्जीक्यूट हो रहा है, समझा ना? वह साइकिल कौन सा है और उस साइकिल में कौन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, समझा ना? और किस तरीके से वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, समझा ना? तो हम इस चीज में इंटरेस्टेड है कि बाउंड्री के अंदर साइकिल का टाइप देखना है, नाम देखना है, उसमें आने वाले सभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देखने हैं, समझा ना? और जब आपको इस पूरे साइकिल के बारे में जानकारी अच्छे से हो जाएगी, हर एक प्रोसेस को आपको
समझा ना, डिटेल में अंडरस्टैंड कर जाएंगे आप तो गारंटी है उसके बाद हमारी कैपेबिलिटी बन जाएगी कि इंजन की एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है ना, क्योंकि मेन मोटो हमारा यही है, राइट और रॉन्ग, इंजन को स्टडी करने का। इस सब्जेक्ट का मोटो भी यही है कि आप इंजन को समझ लो। अगर कोई चीज आपको ढंग से समझ ही नहीं आ रही है तो फिर मॉडिफिकेशन क्या ही कर पाएंगे आप उसमें, समझा ना। तो जो चीज आपको डिटेल में अंडरस्टैंड हो जाती है, समझा ना, बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट, माइक्रो पॉइंट भी उसका समझ आ जाता है, तो आपको वो इजीली समझ आने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, समझा। फिर उसके ऊपर उससे एक स्टेप आगे सोच सकते हैं फिर आप कि ये तो समझ आ गया, राइट। तो यही हमारा मोटो है, राइट और रॉन्ग। चलिए सर जी, तो देखो हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी इंजन हो सर जी, हर एक इंजन की कोई ना कोई परफॉर्मेंस होती है, या डिवाइस चाहे कोई भी ले लें आप, हर एक डिवाइस की कोई ना कोई परफॉर्मेंस जरूर होगी। तो ऐसे ही जो इंजन हमने लिया है प्यारे बच्चों, इस इंजन की भी कोई ना कोई परफॉर्मेंस होगी, बिल्कुल होगी सर जी। तो प्यारे बच्चों, इंजन की परफॉर्मेंस को एक सूटेबल टर्म के द्वारा डिनोट किया जाता है, और इस टर्म का नाम होता है एफिशिएंसी। क्या होता है? एफिशिएंसी। और इसे जनरली नीटा के द्वारा, ये एक ग्रीक वर्ड है, समझा, एबीसीडी का लेटर नहीं है, एक ग्रीक वर्ड है, नीटा के द्वारा इसे डिनोट कर दिया जाता है, राइट और रॉन्ग। तो ये कहानी है सर जी। अब देखो यहां से, अब एफिशिएंसी होती क्या प्यारे बच्चों, चाहे कोई भी इंजन हो, बेसिक फॉर्मूला यही रहने वाला है। एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या? आउटपुट अपॉन इनपुट, ये होती है सर जी एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट। परंतु यहां पर जो आउटपुट होता है, इंजन चाहे दुनिया का कोई सा भी हो, आउटपुट होता है हमेशा नेट वर्क, आउटपुट होता है नेट वर्क, और इनपुट होता है हमेशा हीट। इनपुट होता है हमेशा हीट, इनपुट होता है हमेशा हीट, और हीट को आप यहाँ पे हमेशा Q1 के द्वारा डिनोट करते हैं, जो हीट आप सप्लाई करते हैं, राइट। तो ये बेसिक कहानी। अब सर जी, अगर ये साइकिल है, इंजन एक साइकिल है, अगर ये साइकिल है तो साइकिल की एक प्रॉपर्टी होती है कि नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू क्या, नेट WT, मतलब वर्क ट्रांसफर। और नेट हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, Q1 में से Q2 घटा दो, और नेट वर्क तो WN मान रखा है सीधा, तो नेट हीट ट्रांसफर है Q1 माइनस Q2, और नेट वर्क है सर जी WN। दुनिया के हर एक इंजन के लिए बेसिक फॉर्मूले वैलिड है, चाहे इंजन दुनिया में कोई सा भी हो, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, सबके लिए वैलिड है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी अगर आप निकालेंगे तो आउटपुट WN, आउटपुट क्या है, नेटवर्क, और इनपुट क्या है, Q1, लिख सकते हैं या नहीं? यस। परंतु डियर, अगर यहां से देखो तो नेटवर्क की जगह क्या Q1 माइनस Q2 रख सकते हैं, और बटे में Q1 ऑलरेडी था ही। अगर आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो एफिशिएंसी यहां से आ गई है 1 माइनस के Q2 अपॉन Q1, और Q2 क्या है, हीट रिजेक्शन टू द सिंक, और Q1 क्या है, हीट एडिशन टू द इंजन, राइट और रॉन्ग। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आया। अब ये भी बेसिक फॉर्मूला है, राइट और रॉन्ग। तो देखो डियर, अब ध्यान रखना, आगे चल के अगर किसी भी इंजन की एफिशिएंसी निकालनी है तो ये बेसिक काम हम करने वाले नहीं है, ये बेसिक काम सब में सेम रहता है। तो जब भी किसी इंजन की एफिशिएंसी निकालूंगा तो सबसे पहले फॉर्मूला ये लिखूंगा, 1 माइनस के Q2 बटा Q1, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला दुनिया के हर एक इंजन के लिए वैलिड है, समझा। और उसके बाद Q2 की वैल्यू निकाल के रखना, इसमें Q1 की वैल्यू निकाल के रखना, समझा ना, सॉल्यूशन करना, कैलकुलेशन करना, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एक फाइनल फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, राइट और रॉन्ग। तो यही हमारे लिए बेसिक फॉर्मूला है, समझा ना। और ये छोटा सा काम हम बार बार नहीं करेंगे, इसलिए पहले बता दिया, यही यूज करेंगे सीधा। और Q2 क्या है, रिजेक्शन, Q1 क्या है, एडिशन, ये भी ध्यान रखना डियर। बताइए, यहां तक की बेसिक सी बात समझ आई? यस। तो सर जी, अगर यहां से देखें तो इंजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, समझा ना। यहां तक हमने भी समझा कि इंजन ही चल रहा था, ये हमने समझा। चलिए अब देखो डियर, इसके बाद इसका मतलब सर जी, वो इंजन है, समझा ना, इंजन एक बहुत ही जबरदस्त डिवाइस सिद्ध हुई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। क्यों? क्योंकि हमें वर्क दे रही थी, समझा, और हीट ले रही थी। अब हम जानते हैं डियर, जो इंजन में इनपुट है वो क्या है, इनपुट होता है हीट। और प्यारे बच्चों, जो हीट है वो एक एनर्जी है, सब जानते हैं एनर्जी है सर जी, पूरा नाम हीट एनर्जी है, बस शॉर्ट में से समझा ना बोल देते हैं, केवल हीट। तो यहाँ पे इनपुट है हीट। अब जानते हैं जो हीट है प्यारे बच्चों, लो ग्रेड एनर्जी है,
ये लो ग्रेड एनर्जी है क्योंकि ये कभी भी 100% कन्वर्ट हो ही नहीं सकती वर्क में, इसलिए इसे लो ग्रेड एनर्जी कहा गया। और वर्क की बात करें तो वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है, वर्क भी एक एनर्जी है परंतु यह हाई ग्रेड एनर्जी है, इसे हाई ग्रेड एनर्जी या फिर सुपीरियर एनर्जी है ना, इंफीरियर एनर्जी, वेट। तो हाई ग्रेड एनर्जी से कहा जाता है, समझा। हाई ग्रेड एनर्जी क्यों कहा जाता है? एक तो सबसे पहले यूजफुल ज्यादा है और नंबर 2 100% कन्वर्ट हो सकती है हीट में, है या नहीं, इसलिए से हाई ग्रेड एनर्जी कहा गया, समझा ना। चलिए अब देखो सर जी, हाई ग्रेड एनर्जी है और मोस्ट यूजफुल भी है, ये मोस्ट यूजफुल भी है हमारे लिए, हमें यही चाहिए मशीन चलाने के लिए, समझा ना। मोस्ट यूजफुल भी है प्यारे बच्चों, समझा ना, इसीलिए, समझा ना। और यही इंजन का आउटपुट है, इसका मतलब सर जी जो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी की फॉर्म है वही प्रोवाइड कर रहा है इंजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महंगी एनर्जी की फॉर्म है वही इंजन प्रोवाइड कर रहा है, और जो सबसे सस्ती एनर्जी है दैट इज द हीट, समझा ना, उसे ले रहा है। राइट और रॉन्ग? हीट दुनिया की सबसे सस्ती एनर्जी है, राइट और रॉन्ग? क्योंकि हीट के हमारे पास बहुत सोर्स है, समझा ना। आप लकड़ी जला के हीट पैदा कर सकते हैं, समझा ना। आपके पास फ्यूल बहुत नेचुरल फ्यूल है, आपके पास डीजल है, पेट्रोल है, जो नेचर ने आपको दिया, कोयला है, लकड़ी बहुत सारी दे रखी है। चलो मान लो अगर कोयला भी खत्म हो गया सर जी, तेल भी खत्म हो गया सुथरा, लकड़ी तो अपने हाथ में है, पेड़ लगाओ दोबारा उगा लो, है या नहीं। तो आगे चल के कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा दूसरी बात, समझा ना। चलिए खैर फ्यूल की बात कर, मैं वहां पे जा नहीं रहा हूं, इलेक्ट्रिकल पे, समझा ना, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी का जमाना आता जा रहा है ना। परंतु फिर भी इलेक्ट्रिकल कितना ही वो हो जाए पर फिर भी, समझा ना, इंजन की तरह परफॉर्म नहीं कर सकता, समझा ना। क्योंकि चार्जिंग कैपेसिटी कितनी कर लो आप हैवी ड्यूटी व्हीकल में, समझा ना, वो कामयाब नहीं है, समझा ना। कार बाइक तो चला सकते हो भाई, 4-5 आदमी बैठे हैं, दूसरे 6 बैठ लेंगे। जो ट्रक कम से कम 1000 क्विंटल लेके चल रहा है, समझा, बैटरी की औकात है वहां पहिया घुमाना, टायर ही 22 है, समझ, 22 टायर, समझा ना। तो वहां पे अभी बहुत टाइम पड़ा है, मतलब ये तो कोई चमत्कार ही होगा जो वहां पे इलेक्ट्रिकल मोटर काम करे, या फिर सिस्टम बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, है या नहीं। चलिए खैर छोड़ो, उसकी बात नहीं करते, अभी तो हम इंजन की बात करते हैं सर जी, समझा ना। इंजन पे आ जाओ, जो हमारा क्राइटेरिया है वो दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजन अपने आप पढ़ेगा, है ना, हमें तो इसकी बात करनी है, राइट। क्या पता हम इसे ही बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री बना दे, जरूरी थोड़ा ही है क्या भाई। अरे इंजन गायब नहीं होने वाले, कभी तुम सोचो, समझ। हाइड्रोजन इंजन आ रहे हैं, हाइड्रोजन कार देखी होगी तुमने, नितिन गडकरी को मिली है वो, समझा ना। तो वहां पे क्या टोयोटा ने बनाई है मेरे ख्याल से वो, समझा ना। तो वहां पे क्या फ्यूल बदलेगा बस, जैसे डीजल पेट्रोल अभी अगर आप जला रहे हैं, समझा, तो डीजल और पेट्रोल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि इनका एमिजन जो होता है, एग्जॉस्ट एमिजन, उसमें हार्मफुल एलिमेंट ज्यादा होते हैं। हाइड्रोजन जलाओगे तो मजे में रहोगे आप, हार्मफुल एलिमेंट है ही नहीं है, तो इंजन गायब होने की जरूरत ही नहीं है, फ्यूल बदलेंगे हम, इनोवेटिव फ्यूल हम देख रहे हैं। और हाइड्रोजन ऐसी गैस है जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वहां से भी निकाली जा सकती है, तो सस्ती भी पड़ सकती है अगर हमारे टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए। तो एग्रीकल्चर वेस्टेज है वो, तो वेस्टेज से कोई चीज बनाओगे आप तो ऑब्वियस बात है वो सस्ती भी हो सकती है, बस टेक्नोलॉजी हमें ढूंढनी है कि एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, समझा ना। चलिए खैर, तो सर जी इंजन, तो इंजन, समझा ना, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हाई ग्रेड एनर्जी, जो हाई ग्रेड एनर्जी है सबसे महंगी फॉर्म एनर्जी की उसे दे रहा है, राइट और रॉन्ग। और ये यूजफुल है, मोस्ट यूजफुल है, इसी के द्वारा काम होता है, बस सब कुछ क्लियर है। चलिए तो ये तो हमने देख लिया बच्चों। अब इसके बाद देखो बेसिकली इंजन, जब हमने देखा कि सर जी इंजन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंजन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें हाई ग्रेड एनर्जी दे रहे हैं, समझा ना। तो जब इनका यूज देखा इंडस्ट्री में, समझा ना, जब इनका यूज इंडस्ट्री में देखा तो इन इंजन के ऊपर, समझा ना, बहुत ज्यादा रिसर्च होने लगी, समझा ना। और पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा बोलबाला इन्हीं का रहने लगा, इनका इंजन का, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त डिवाइस थी। कुछ भी चलाना हो वर्क चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री लगाओगे, कुछ भी काम करना है वर्क चाहिए तो वर्क, परंतु वर्क दिया तो नहीं नेचर ने कि खदानों में भर के दे दिया हमें वर्क। माचिस के तिल्ली लगाओ और वर्क ही मिलेगा सीधा, नहीं, सीधा तो हमें हीट मिलेगी, है ना, तो उसे कन्वर्ट कर लेगा ये इंजन, राइट।
चलिए, तो प्यारे बच्चों, जब हमने इंजन के ऊपर रिसर्च किया, समझा ना, तो रिसर्च के बाद में यह इंजन दो प्रकार का मिला। कितना? यह इंजन दो कैटेगरी का मिला। इनमें जो पहली कैटेगरी थी उसे इंटरनल कंबशन इंजन कहा गया, और दूसरी कैटेगरी जो थी, समझा ना, उसे एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहा गया। एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहा गया, राइट और रॉन्ग? अब डियर, आईसी इंजन को, इंटरनल कंबशन इंजन को शॉर्ट में आप आईसी इंजन कहते हैं, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन को आप ईसी इंजन कहते हैं। ई फॉर एक्सटर्नल, आई फॉर इंटरनल, समझा ना? तो ये दो प्रकार के इंजन हमें यहां से मिले। क्लियर है? कहानी क्या थी, समझा? देखो, कहानी ये थी, अगर आप इंजन की बात करें तो ऐसा जी, इंजन को हीट देनी तो है ना भाई, इंजन को तो हीट सप्लाई करनी है। तो जब इंजन को हमने हीट सप्लाई करने का टारगेट बनाया, समझा, तो हमारे सामने दो तरीके आए, समझा ना? एक साहब ने तो कहा, एक दिमाग ने कहा कि सर जी एक काम करो, आप जो इंजन आपने बनाया है, इस इंजन के अंदर ही फ्यूल को जलाओ। आप इंजन की बॉडी के अंदर ही फ्यूल को जलाओ, समझा ना? जब अंदर ही फ्यूल जलेगा तो हीट भी अंदर ही डेवलप होगी, समझा ना? और जब कोई फ्यूल जलता है तो फ्यूल के जलने का जो प्रोसेस होता है उसे टेक्निकल भाषा में कंबशन बोलते हैं। फ्यूल के जलने का जो प्रोसेस होता है उसे टेक्निकल भाषा में या केमिस्ट्री की भाषा में कंबशन बोलते हैं, क्योंकि वह एक केमिकल प्रोसेस ही होता है ना? और इस केमिकल प्रोसेस में फ्यूल की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में बहुत ही आसानी से, है ना, बिना कुछ किए, समझा ना? तो एक तो टारगेट ये था, एक तो तरीका ये निकाला कि इंजन की बॉडी के अंदर ही आप फ्यूल को जलाओ, समझा ना? जब अंदर ही फ्यूल जलेगा तो अंदर ही डेवलप होगी, और अंदर से अंदर ये ले लेगा और खटाक से कन्वर्ट कर देगा वर्क, समझा ना? तो एक तो टारगेट ही आया, समझा ना? परंतु एक, समझा, कॉन्सेप्ट और भी आया कि भैया एक काम करो, समझा ना, जो ये इंजन है, समझा ना, इस इंजन की बॉडी के अंदर नहीं, समझा, तुम फ्यूल को कहीं सेपरेट जलाओ बाहर, तुम सेपरेटली फ्यूल को जलाओ कहीं बाहर, समझा ना? और कहीं बाहर मतलब कि बाहर कोई फर्नेस रख लो, बाहर कोई कंबशन चैम्बर ले लो एक, उसके अंदर फ्यूल को जलाओ, और जो हीट डेवलप हो रही है बस केवल उस हीट को भेजो सीधा इंजन के अंदर, समझा ना? फालतू का कबाड़ा मत भेजो। इंजन को हीट चाहिए तो केवल हीट दो, समझा? तुम फ्यूल भर दे रहे हैं अंदर कि चल अंदर ही जल जाएगा, कोई बात नहीं है या नहीं? तो इसका मतलब बचत कर रहे हैं आप, बॉडी के अंदर ही, के दूसरा घर ना आपको बनाना पड़े, नहीं तो चैम्बर से डिजाइन करना पड़ जाएगा आपको। जैसे चूल्हा होता है, ये चूल्हा बनाना पड़ जाएगा सेपरेट आपको, ये चूल्हे के अंदर आप फ्यूल जलाएंगे, समझा ना? ये फ्यूल, समझा ना, जब फ्यूल जलेगा तो हीट एनर्जी डेवलप होगी चूल्हे के अंदर, इसी हीट एनर्जी को सप्लाई करेंगे आप इंजन को। तो एक तो तरीका ये था, है या नहीं? एक तो तरीका ये था, क्लियर है? उसके बाद एक तरीका क्या था कि इंजन की बॉडी के अंदर ही कंबशन कर दो आप, समझा ना? तो ये दो तरीके थे, दोनों ही कामयाब हुए, ऐसा नहीं है कि दोनों ही कामयाब हुए, समझा ना? यहां पे देखो सेपरेटली फर्नेस रखी है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि आप कंबशन अंदर ही कर रहे हैं बॉडी के अंदर, इंजन की बॉडी के अंदर, राइट? तो दो टारगेट है, समझा ना? एक तो मेथड ये है कि आप, ये मेथड 1 है, लिख दिया कि कंबशन बॉडी के अंदर ही हो रहा है, और एक मेथड ये है कि कहीं सेपरेट फर्नेस रखी है, कंबशन इसमें हो रहा है, समझा ना? कंबशन इसमें हो रहा है, और ये मेथड दूसरा है, ये दूसरा मेथड है। तो दो मेथड थे यहाँ पे, समझा ना? अब इन दो मेथड के आधार पर ही इंजन दो कैटेगरी में बांटा गया कि जब अंदर ही कंबशन होगा, इन अंदर कंबशन मतलब इंटरनली कंबशन हो रहा है ना, तो उसे जब इंजन के अंदर ही कंबशन हुआ फ्यूल का तो उसे हमने इंटरनल कंबशन बोल दिया, और जब कंबशन इंजन की बॉडी से बाहर कराया तो उस दौरान इंजन को एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोल दिया गया, राइट और रॉन्ग? तो बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, समझा ना? वर्किंग ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगी, बस अंतर इतना ही मिलेगा कि यहाँ पे कंबशन इंटरनली होगा और यहाँ पे कंबशन एक्सटर्नली होगा बाहर, है या नहीं? तो इसी बेस पे समझा ना, ये दो वैरायटी के इंजन आए। जब हमने देखा कि सर जी दोनों के दोनों ही वैरायटी बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा डिमांडेड है, समझा ना?
अब जो चीज ज्यादा डिमांडेड है, गारंटी है, उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च होना बिल्कुल जरूरी है, जिससे उसमें इंप्रूवमेंट ज्यादा से ज्यादा आ जाए। इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्मल पोर्शन में इन दोनों टाइप के इंजन को समझाना, दो सब्जेक्ट बना दिया गया, दो सब्जेक्ट बना दिया गया। इसे अलग सब्जेक्ट बोल दिया गया, ये एक अलग सब्जेक्ट है, और इस वाले इंजन को भी एक सब्जेक्ट बना दिया पूरा। अब अगर इंजन को पूरा सब्जेक्ट ही बना दिया तो इसका मतलब गारंटी सब्जेक्ट का मतलब तो क्या होता है कि पूरा डिटेल स्टडी, यानी पूरे सब्जेक्ट में केवल और आप इसे ही पढ़ेंगे, और या पूरे सब्जेक्ट में केवल और केवल आप इसे ही पढ़ेंगे। और इसी एक्सटर्नल कंबशन इंजन को समझाना, यहां पर पावर प्लांट बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? पावर प्लांट। जब हमने इसे सेपरेट सब्जेक्ट बनाया, समझाना, तो उस दौरान ही इस एक्सटर्नल कंबशन इंजन को पावर प्लांट कहा गया। तो पावर प्लांट मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन, राइट। इसका कोई नहीं, इसका नाम यही है बस, आईसी इंजन। तो अभी रिसेंटली हम इंटरनल कंबशन इंजन की पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले ये सब्जेक्ट डिटेल में कवर करेंगे, और ये पूरा करने के बाद हम आएंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन पे, राइट और रॉन्ग। चलिए बताइए बच्चों, यहां तक ये बात आपको समझ आई है नहीं? यस। तो सर जी अब मेनली हमारा स्टार्ट हो गया क्या? इंटरनल कंबशन इंजन, है ना, इंटरनल कंबशन इंजन। तो देखो रियली अगर आप देखें तो ये बेसिकली है क्या, तो एक ही लाइन में कह सकते हैं कि इट इज द इंजन, बाकी तो सब जानते हैं आप इसके बारे में, इट इज द इंजन इन विच, इट इज द इंजन इन विच द कंबशन ऑफ फ्यूल, क्योंकि हीट आएगी कहां से? हीट हमेशा फ्यूल के कंबशन से आएगी, तो कंबशन तो कराना ही पड़ेगा। इट इज द इंजन इन विच द कंबशन of the fuel, combustion of the fuel is taking place inside the engine boundary, inside the engine या inside the engine boundary कुछ ही कहें आप, राइट और रॉन्ग। तो ये था सर जी क्या? आईसी इंजन। अब पूरा डिटेल में हमने देख लिया, राइट। चलिए तो देखो सर जी, अब अगर आप इंजन को स्टडी करेंगे तो सही मायने में स्टडी करने का टारगेट क्या होगा? देखो सर जी एक ही बड़ा मुद्दा है, बस समझ आना, इसके अलावा और कोई टारगेट है ही नहीं इंजन में। जब इंजन की स्टडी में टारगेट केवल यही है, समझा कि इंजन की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, राइट और रॉन्ग। समझा उसमें क्या मॉडिफिकेशन किए जाए जो उसकी परफॉर्मेंस बढ़े, क्योंकि प्रैक्टिकली हम अभी बहुत पीछे पड़े हैं इंजन की एफिशिएंसी में। समझा ना, माना कि कैल्विन प्लैंक ने कहा था 100% नहीं हो सकती, तो मैं केवल 60-70 तक ही मेरी इच्छा है जाने की, मैं 70-80 तक भी पहुंच नहीं पाया आज तक। समझा ना, तो असली क्या है, यहाँ पर एक बड़े पिछड़े हुए हम, समझा ना, इंजन में अभी तक भले इतना रिसर्च हमने इसके ऊपर कर लिया, तो अभी भी हम समझा ना पिछड़ी कैटेगरी में है। समझा ना, क्योंकि अभी तक कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ। 20, 25, 30% एफिशिएंसी, 35% एफिशिएंसी पे हम ये मान रहे कि बहुत बड़ा तीर मार दिया। जो खतरनाक मॉडिफाइड इंजन है, समझा ना, उनमें जाके हम इतनी एफिशिएंसी ले पाते हैं। तो 60-70 की इच्छा तो भी बहुत दूर है, 100 तो हमने सोचा भी नहीं। हम 70 तक पहुंच जाए तो शायद बड़ा चमत्कार हो जाएगा, है या नहीं? कितने फ्यूल की बचत हो जाएगी, राइट, पॉल्यूशन भी कितना कम हो जाएगा। चलिए बाइक जितना 1 लीटर पेट्रोल डालने के बाद चलती है, दो समझ आना 1 लीटर में से डबल चलेगी वो। समझ आ रहा है या नहीं? क्या एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब इकोनॉमी मेंटेन हो जाएगी। समझ आना, जितना वर्क मिले, जो हीट है वो ज्यादा कन्वर्ट होगी वर्क में, तो पहिए पे जाएगी तो ज्यादा दूर जाएगा उतना ही फ्यूल में, है या नहीं? और ये तो हमेशा सबकी डिमांड रहती है, आपको महंगी फ्यूल में दिख ही रहा होगा कि अच्छा यार बाइक अगर ज्यादा सा माइलेज दे तो बढ़िया है ना, 150 का दे देती, हमें कोई दिक्कत नहीं था फ्यूल से। फ्यूल चाहे 150 रुपए लीटर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस बाइक एवरेज 300 का देने लगे, समझ आना, तो हमें 150 भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो कब होगा? जब एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, है ना। तो उसके पीछे हम पढ़े हैं, राइट। तो देखो यार, बेसिकली जब आप इंजन को देखेंगे, परंतु एफिशिएंसी तक पहुंचने के लिए आपको पहले इंजन को डिटेल में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है नहीं? ये वही बात है, अगर यार आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, समझा, तो पहले शरीर के बारे में पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। समझा ना, कि आंख क्या होती है, नाक कैसे काम करते हैं, हार्ट कैसे काम करता है, तब एक बेहतरीन सर्जन बन पाओगे आप।
समझा ना कि आपको ये तो पता नहीं दिल की लोकेशन क्या है, दूसरे ऑपरेशन करने चल रही है या नहीं? तो भैया कुछ मॉडिफिकेशन तो तभी कर पाएंगे ना। ये आर्टिफिशियल, जैसे हमारा आर्टिफिशियल हमारे पास ऑर्गन है आजकल कि आर्टिफिशियल किडनी लगा दी है किसी के, अरे समझ आ ना, आर्टिफिशियल आर्टरी सेट कर दिए किसी के, समझा? तो आर्टिफिशियल ऑर्गन हमने बना लिए हैं, तो आर्टिफिशियल ऑर्गन अगर इम्प्लांट करने हैं बॉडी के अंदर, समझा, तो एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड और वेल एक्सपर्टाइज्ड, समझा ना, डॉक्टर होना चाहिए। समझा ना? ये नहीं कि बस देख ले अपना कंकाल में कि हाँ यहाँ हड्डी होती है, अच्छा यहाँ से डालूंगा चूरा और सीधा वहीं निकलेगा, इसी हड्डी में दिक्कत है। समझ आया नहीं? तो वही बात यहाँ भी है, बस इंजन भी एक आदमी है, समझ, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बात करें तो इंजन के पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइकिल। इंजन जिस साइकिल पे ऑपरेट कर रहा है, जिस साइकिल के ऊपर वह ऑपरेट कर रहा है, समझा ना, एफिशिएंसी इस साइकिल की होती है। ये साइकिल जितनी एफिशिएंसी देगा उतनी इंजन देगा, क्योंकि इंजन तो मात्र एक बॉडी है, सिस्टम है, उसके अंदर जो गैस भरी है, जो वर्किंग फ्लूइड है, उसके द्वारा जो साइकिल एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी साइकिल के ऊपर इंजन ऑपरेट करेगा, और वो साइकिल जितनी एफिशिएंसी देगा, समझा ना, वही एफिशिएंसी इंजन की मानी जाएगी, और इंजन की भी वही आएगी। इसका मतलब है इंजन इंपॉर्टेंट नहीं है, समझा, यहां पर इस ऑपरेटिंग साइकिल को ही इंजन कहा जा रहा है या नहीं? इंजन को ही, ऑपरेटिंग साइकिल ही इंजन है। तो इसलिए इंजन की स्टडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस इंजन के अंदर एग्जीक्यूट होने वाला साइकिल। राइट और रॉन्ग? यस। और उस साइकिल के हिसाब से ही इंजन को डिजाइन किया जाएगा, समझा? जैसे आप जानते हैं कि साइकिल में 4 प्रोसेस की डिमांड हुई। सबसे पहले हमने साइकिल डिजाइन किया कि पहला सक्शन स्ट्रोक, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर पावर स्ट्रोक, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये 4, इस साइकिल को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें डिमांड आई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, कि जो इस सिस्टम के अंदर, ये जो सिस्टम कैपेबल हो इन 4 प्रोसेस को सीक्वेंस में और सीरीज में एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस साइकिल के हिसाब से हमने सिस्टम डिजाइन किया, और दिमाग ने हमारे काम किया कि भैया इसके लिए तो पिस्टन और सिलेंडर वाला अरेंजमेंट सबसे सुटेबल रहेगा। और इस पिस्टन सिलेंडर के हेड पे, समझा, एक इनलेट वाल, एक आउटलेट वाल लगा देंगे हम, समझा ना? तो साइकिल के हिसाब से सिस्टम डिजाइन होता है, और इसी सिस्टम को हम इंजन बोल देते हैं। तो किसी भी इंजन में, समझा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको किस चीज की स्टडी करनी है? उस इंजन के अंदर एग्जीक्यूट होने वाले साइकिल की। इसलिए इस पूरे सब्जेक्ट में हम साइकिल के अलावा कुछ भी पढ़ने वाले नहीं है, समझा? हमारा मतलब इंजन का मतलब क्या होता है? साइकिल। हमारे नजर में क्या होता है इंजन का मतलब? साइकिल, है या नहीं? यस। जैसे कि आगे चल के 3 साइकिल आएंगे, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। तो ऑटो साइकिल कहें या ऑटो इंजन कहें, बात एक ही है। डीजल साइकिल कहें या डीजल इंजन कहें, दोनों बात गारंटी के साथ में 100% सेम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। राइट और रॉन्ग? यस। फिर भी जो सही नाम है जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, राइट, वो है साइकिल, है या नहीं? यस। एक आम आदमी को नहीं पता इस बात का कि साइकिल क्या होता है, समझा ना? आम आदमी के लिए इंजन है, समझा, तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए साइकिल है। जब तक वो उसे साइकिल मान के चल रहा है तब तक मॉडिफिकेशन के चांस हैं, यानी वो एक, समझा ना, एक ऐसे पॉइंट पे फोकस कर रहा है, समझा ना, वो एफिशिएंसी इंप्रूव करने के नजरिए से फोकस कर रहा है या नहीं? उसका काम केवल इंजन को ऑपरेट करना नहीं है। अरे समझ आ रहा है या नहीं? ये है। तो सर जी, इंजन के अंदर जो ऑपरेटिंग साइकिल है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की हम स्टडी करने वाले हैं, समझा, इस पूरे सब्जेक्ट में, आईसी इंजन वाले पूरे सब्जेक्ट में इसी चीज की स्टडी करेंगे। राइट और रॉन्ग? चलिए सर जी, इसका मतलब इस छोटे से इंट्रोडक्शन से एक चीज तो समझ आ गई कि अब हमारा जो मेन हेडिंग होना चाहिए वो होना चाहिए थर्मोडायनेमिक साइकिल्स ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन के अंदर कितने साइकिल होते हैं देखना है हमें। अब देखना है कि सर जी जो इंटरनल कंबशन आप लेके बैठे हैं, इसके अंदर साइकिल एग्जीक्यूट हो रहा है, समाधान। अब देखेंगे कि ये साइकिल कितने तरीके से बनाया गया, राइट और रॉन्ग, कितने तरीके से बनाया गया। तो जनरली जब रिसर्च हुआ आईसी इंजन के ऊपर और इस आईसी इंजन के अंदर साइकिल को डिजाइन करने की बात आई, तो यह साइकिल जनरली 3 तरीके से बनाया गया, राइट और रॉन्ग। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल की हम बात करेंगे, और ये थर्मोडायनेमिक साइकिल किसका है? इंजन का, यानी आईसी इंजन का।
इंजन का मतलब होगा मेरा आइस इंजन। सब्जेक्ट क्या है? आइस इंजन। तो अगर मैं कहीं भी इंजन बोल रहा हूं तो मेरा मतलब इंटरनल कंबशन इंजन से है या नहीं? यस, मेरा मतलब इंटरनल कंबशन इंजन से। अगर मैं कभी एक्सटर्नल की बात करूंगा तो मैं खुद बोलूंगा एक्सटर्नल कंबशन इंजन, राइट। चलिए, तो थर्मोडायनेमिक साइकिल जो इंजन के अंदर होता है यही समझा मेनली मुझे डिस्कस करना है, राइट और रॉन्ग। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, इस सब्जेक्ट में जनरली जब थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात हुई आइस इंजन के अंदर वाले की, तो जनरली यह थर्मोडायनेमिक साइकिल 3 तरीके से बनाया गया, यानी 3 प्रकार का बनाया गया। कितना? 3 प्रकार का बनाया गया। इनमें जो सबसे पहला साइकिल था, राइट, उसे कहा गया ऑटो साइकिल, और जो दूसरा आया उसे कहा गया डीजल साइकिल, राइट और रॉन्ग। और जो तीसरे नंबर पे आया उसे कहा गया डुअल साइकिल, उसे कहा गया डुअल साइकिल, राइट और रॉन्ग। अब इसका नाम डुअल ही क्यों पड़ा, समझा ना? ये भी कहानी आपको सब आगे समझ में आ जाएगी, क्लियर और नॉट। तो ये टोटल 3 प्रकार के साइकिल हैं, समझा। और इन तीनों साइकिल के ऊपर आपको मास्टरी करनी है, क्योंकि यही आइस इंजन है, समझा ना। क्योंकि पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मॉडिफिकेशन करना है, एफिशिएंसी का इंप्रूवमेंट समझना है, तो आपको पूरी मास्टरी करनी पड़ेगी एक बारीक से बारीक चीज के ऊपर, है ना। तो बस इसका मतलब आइस इंजन में मेन सिलेबस आपका यही है कि सबसे पहले आपको इन तीनों साइकिल के ऊपर ही मास्टरी करनी है, राइट और रॉन्ग। पहला ऑटो, दूसरा डीजल, तीसरा डुअल, क्लियर और नॉट। पहले इन दोनों को अंडरस्टैंड करना, ये दोनों अगर आप डिटेल में अंडरस्टैंड कर ले जाते हैं तो डुअल तो अपने आप अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझा ना। क्योंकि डुअल साइकिल में कुछ नहीं, इन दोनों का खून है, समझा ना। तो अगर ये दोनों साइकिल आपको समझ आ जाते हैं तो समझिए कि डुअल साइकिल बिन पढ़े ही समझ आ जाएगा, समझा ना। और मैं ऐसा ही करने वाला हूं, आपको डिटेल में ऑटो साइकिल पढ़ाऊंगा, डिटेल में डीजल साइकिल पढ़ाऊंगा, डुअल साइकिल आप 10 मिनट के अंदर खुद ही खत्म कर देंगे, क्योंकि उन दोनों का आधा पोर्शन इसका, आधा पोर्शन इसका, दोनों का मिला के डुअल है या नहीं। और डिमांड का ही डुअल साइकिल का जन्म कहां से हुआ, क्या दिक्कत थी, वो किसके ऊपर काम किया, कौन से पॉइंट के ऊपर काम किया, और नाम डुअल ही क्यों रखा, समझा ना। हर एक चीज सीक्वेंस में चलिए, समझा ना, सब कुछ आपको समझ आएगा एक एक करके। तो सर जी मेनली अब हम 3 साइकिल पे आ चुके हैं और इन्हीं तीनों साइकिल को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, राइट और रॉन्ग। चलिए सर जी, तो सबसे पहला हमारा ऑटो साइकिल है, परंतु इन तीनों साइकिल के बारे में पहले कुछ कॉमन पॉइंट है, उन कॉमन पॉइंट्स को हम जान लेते हैं, राइट और रॉन्ग, राइट। चलिए तो देखो डियर, अगर आप बात करें तो आपने एक्चुअल में आईसी इंजन जरूर देखा होगा। अरे देखा कि आपकी बाइक के अंदर रखा हुआ है। अगर मैं एक्चुअल आईसी इंजन की बात करूं, एक्चुअल इंटरनल कंबशन इंजन, तो एक्चुअल इंटरनल कंबशन इंजन में जनरली 4 प्रोसेस होते हैं। यार अब थोड़ा बेसिक से लेके चल रहा हूं मैं आपको, राइट। और इन तीनों साइकिल पे आएंगे फिर हम। तो एक्चुअल आईसी इंजन की अगर बात करें तो एक्चुअल आईसी इंजन में जनरली 4 प्रोसेस होते हैं, और इन चारों प्रोसेस का सीक्वेंस आप डिटेल में पहले से ही जानते हैं सब। सर जी सबसे पहला होता है सक्शन स्ट्रोक। सबसे पहला क्या होता है, यहां पे इन प्रोसेस को स्ट्रोक बोल दिया जाता है। इन प्रोसेसेस को यहां पर स्ट्रोक बोल दिया जाता है, क्योंकि हर एक स्ट्रोक के दौरान प्रोसेस ही हो रहा होता है या नहीं। तो सबसे पहले प्रोसेस का नाम है सक्शन स्ट्रोक। इसके बाद जो प्रोसेस होता है उसका नाम है कंप्रेशन स्ट्रोक, और इसके बाद जो प्रोसेस होता है एक्चुअल आईसी इंजन में उसका नाम है पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक या फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक या फिर वर्किंग स्ट्रोक, है ना। और सर जी इसके बाद लास्ट में जो प्रोसेस होता है उसका नाम है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। बताए सर जी, यही 4 प्रोसेस होते हैं ना एक्चुअल आईसी इंजन में। यस, चलिए अब देखो सर जी, जो ये एक्चुअल है हम जानते हैं कि जनरली हम चीजों को एक्चुअली नहीं पढ़ते, समझा ना, हम आइडियलाइज करके पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप आइडियल मान के किसी चीज को डिजाइन करते हैं तो आप इतना भी जानते हैं कि गारंटी है आइडियली कभी चीज डिजाइन नहीं हो सकती, पर अगर दिमाग में आइडिया आइडियल होगा तो गारंटी है इंप्रूवमेंट के चांस हमेशा मैक्सिमम रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरे थर्मल के 5 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। पूरा थर्मल तो जय भाड़ में, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ी जाती है, समझा ना। जब आप सोम पढ़ते तो वहां भी पहले एजम्पशन मान लेते हैं कि मटेरियल इज 100% होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, जबकि है नहीं कुछ भी, है या नहीं। तो हम चीजों को आइडियल मान के चलते हैं, समझा ना। इसके पीछे आइडिया यही रहता है, कॉन्सेप्ट यही रहता है
कि अगर दिमाग में, डिजाइनर के दिमाग में अगर आइडियल चीजें होंगी तो डिजाइनर भी इतना जानता है कि तो वो इसे नहीं, यहाँ समझा नहीं, इंप्रूवमेंट करके इसके बराबर नहीं ला सकता, तो दिमाग में अगर इसे लेके चलेगा तो चांसेज मैक्सिमम इंप्रूवमेंट के होंगे, है या नहीं? उसी चांस के ऊपर चलते हैं। और ये बात मैंने आपको एक बड़ी सुटेबल कहानी के द्वारा समझाई थी, एक गांव की कहानी ली थी, गैंगस्टर पॉकेट मार, समझ आया था या नहीं? यस, तो वही है, तो बस रेफरेंस हमारे लिए तो वही करना है। तो सर जी एक्चुअल में तो जो साइकिल होता है इंजन के अंदर, आईसी इंजन के अंदर, ये है वो, और ये 4 प्रोसेस इस तरीके से होते हैं और ये इनके नाम होते हैं, समझा ना? चले अब इसको आइडियलाइज करते हैं। क्या करते हैं? आइडियलाइज, क्योंकि आइडियलाइज करके हम पढ़ेंगे, राइट? चले तो देखो प्यारे बच्चों, जब इसे आप आइडियलाइज करेंगे तो जरा मुझे ये बता दो सक्शन स्ट्रोक का मतलब क्या है? सक्शन स्ट्रोक के दौरान होता क्या है? सक्शन स्ट्रोक के दौरान होता क्या है? पिस्टन और सिलेंडर के अंदर, यानी आप जानते हैं कि जो आईसी इंजन है जनरली, समझा, ये एक सुटेबल थर्मोडायनेमिक सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट होता है, और उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, समझा ना, नाम होता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, बता डियर, होता है या नहीं? तो यहां पर इस तरीके का पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट होता है डियर, यहां पे कोई, समझा ना? तो मान लो कुछ कहानी सपोज दैट इस तरीके से है कि इनिशियली ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये पिस्टन है, राइट? तो देखो डियर, अब यहाँ पे हमने क्या माना, एक्चुअल इंजन में तो यहाँ पे वाल्व भी लगी रहती हैं, समझा, वो आप इमेजिन कर लेना। और मान लो यहाँ पर ये क्या है, टीडीसी, और यहाँ पर क्या है, ये कहीं होता है बीडीसी, ये सब जानते हैं एक्चुअल में आप। तो सबसे पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। अब सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर एंटर करता है, या केवल एयर एंटर करता है, डिपेंड करता है डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है। तो चलो मैंने मान लिया कि पेट्रोल इंजन है, बाइक के इंजन की बात कर रहा हूं मैं, राइट? तो यहां से सक्शन स्ट्रोक के दौरान मेन मोटर, सक्शन स्ट्रोक में होता क्या है? अब मैं इस एक्चुअल साइकिल को आइडियल साइकिल में बदलने की तैयारी कर रहा हूं, और उस आइडियल साइकिल को ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आइडियल चीजें ही पढ़नी है पूरे आईसी इंजन के अंदर। तो देखो तरीका क्या अपनाया गया। तो सक्शन स्ट्रोक की बात करें तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान एक्चुअल में होता क्या है कि फ्यूल और एयर का अंदर, फ्यूल और एयर का मिक्सचर, समझा ना, सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। यानी सच बोलो तो एयर का तो छोड़ो आप, यानी फ्यूल एंटर करता है, इंपॉर्टेंट तो फ्यूल है, एयर तो फ्री में मिलेगी चली जाएगी, समझा, फोकस तो फ्यूल पे है आपका, समझ, हवा तो फ्री की है, इसलिए कोई ध्यान ही नहीं देता कभी, समझा। तो फ्यूल जो है वो अंदर जाएगा सक्शन स्ट्रोक के दौरान, परंतु इस फ्यूल को ही क्यों भेज रहे हैं आप? व्हाट इज द टारगेट बिहाइंड? भाई सक्शन स्ट्रोक के दौरान फ्यूल ही तो अंदर जा रहा है, उसके बाद ये कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान क्या होगा? कंप्रेशन होगा। इसके दौरान तो यानी जो फ्यूल और का मिक्सचर है वो कंप्रेस हो जाएगा, अरे बोलो, कंप्रेस हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सपैंड होगा, कंबशन होगा। कंबशन के दौरान जैसे फ्यूल और में एयर का मिक्सचर जलेगा तो पिस्टन पे एकदम से हैवी प्रेशर पड़ेगा, उस प्रेशर के धड़ाक से टीडीसी से बीडीसी पे आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, उसे पावर स्ट्रोक कहेंगे, और वॉल्यूम बढ़ता है इसलिए इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं। तो पावर स्ट्रोक का मेन काम क्या है? एक्सपेंशन, क्योंकि वर्क हमेशा जो आपको मिलता है वो इसी स्ट्रोक के दौरान मिलता है। और क्यों मिलता है? क्योंकि एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन में तो वर्क देना पड़ता है, अरे बोलो। तो इंजन जो आपको वर्क वास्तव में दे रहा है वो इसी प्रोसेस की बदौलत दे रहा है। तो इस पूरे साइकिल में जो सबसे जानदार और सबसे दिल के करीब जो प्रोसेस है वो यही है, समझा? क्योंकि जितनी भी एनर्जी आपको मिल रही है वो इसी प्रोसेस के दौरान मिल रही है, समझा ना? इसी प्रोसेस में जितनी मिलती है, सक्शन में कुछ एनर्जी आपको चाहिए तो थोड़ी सी इधर चल जाती 10%, कंप्रेशन में कुछ चाहिए मान लो 20% इसे दे दी, एग्जॉस्ट को भी चाहिए, समझा, 5% से दे दी, तो 20 और 2 30 5 35, तो 35% तो चली गई वापस साइकिल में, समझा। तो 65% तो बची गई, उसी 65% को बोलते हैं आप नेटवर्क, अरे बोलो यस। तो ये कहानी है, क्योंकि वापस भी तो करनी पड़ेगी ना, जितनी एनर्जी दी वो कुछ चली जाती है वापस साइकिल में ही, बाउंड्री के अंदर ही रहती, वो निकलती भी नहीं है। इंजन कमीशन काट के भेजता है बाहर कि भैया जितने मुझे चाहिए 3, अगर समझा, ये प्रोसेस होने के लिए 3 जरूरी है,
समझ, ये 3 चमचे जरूरी है। तो इनको एनर्जी देने के लिए पहले कटौती कर लेता है इंजन, और बाउंड्री के बाहर केवल नेट ही निकल पाता है या नहीं, और वही आपको मिलता है, वही क्रैंकशाफ्ट पे डिलीवर होता है। तो सर जी सच बताओ तो सक्शन स्ट्रोक का मकसद क्या है? समझा ना, सक्शन स्ट्रोक में फ्यूल अंदर जा रहा है, फ्यूल अंदर जा रहा है तो उसका मतलब क्या, अगर फ्यूल अंदर न जाता तो क्या पावर स्ट्रोक हो पाता, क्या कंबशन हो पाता? अगर फ्यूल सक्शन स्ट्रोक के दौरान अगर फ्यूल अंदर न जाता तो गारंटी कंबशन होने के चांस खत्म। कंबशन ही नहीं होता, कंबशन ही नहीं होता तो हीट डेवलप न होती, हीट ही डेवलप न होती तो फिर कहां से कन्वर्ट होती? वर्क में। समझा ना? तो सर जी देखो, अगर हमारी नजर से देखें तो गारंटी सक्शन स्ट्रोक का मकसद और कुछ नहीं, हीट एडिशन है। सक्शन स्ट्रोक एक तरीके से हीट एडिशन ही तो कर रहा है, क्योंकि देखो उल्टा कर लो तुम, समझ जाएगा। अगर सक्शन स्ट्रोक ना होता तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूल अंदर न जाता, फ्यूल अगर सिलेंडर के अंदर न जाता, समझा, तो कहां से कंबशन होता और कहां से हीट एडिशन होता? क्योंकि जब सिलेंडर के अंदर कंबशन होगा स्पार्क प्लग के द्वारा, स्पार्क प्लग के द्वारा जैसे ही फ्यूल का कंबशन होगा तो उसी दौरान हीट का एडिशन होगा, क्योंकि सिलेंडर के अंदर काफी ज्यादा हीट डेवलप होगी, विस्फोट होगा एक तरीके का। उस विस्फोट में बहुत हैवी प्रेशर डेवलप होगा और वही हैवी प्रेशर पिस्टन को नीचे पुश करेगा बहुत तेजी से, और क्रैंकशाफ्ट एक्सेलरेट होगी बहुत तेजी से और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे आएगा, है या नहीं? इसका मतलब अगर सक्शन स्ट्रोक के दौरान फ्यूल सिलेंडर के अंदर नहीं गया तो इसका मतलब है कि सिलेंडर के अंदर हीट नहीं गई। सीधी सीधी बात ही है ना? और हीट नहीं गई यानी ये मानो कि इंजन को हीट एडिशन नहीं हुआ। तो सच बताओ तो सक्शन स्ट्रोक का यहाँ पे मकसद क्या है? हीट एडिशन का। सक्शन स्ट्रोक अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि फ्यूल अंदर नहीं गया, इसका मतलब है कि इंजन में हीट एडिशन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं तो फिर वर्किंग कहां से मिलेगा? फेलियर हो जाएगा। इसका मतलब सर जी अगर आप टारगेट देखो तो सक्शन स्ट्रोक का टारगेट है हीट एडिशन। सक्शन स्ट्रोक को अगर आप नाम देना चाहे तो क्या दे सकते हैं? हीट एडिशन। सक्शन स्ट्रोक का टारगेट केवल और केवल हीट एडिशन, टारगेट केवल और केवल हीट एडिशन, टारगेट केवल और केवल हीट एडिशन है। राइट और रॉन्ग? चलिए इसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक का टारगेट सर जी देखो इसमें कुछ नहीं है, कंप्रेशन तो कंप्रेशन है, इसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। कंप्रेशन का मतलब केवल कंप्रेस करना है, ओनली कंप्रेस द वर्किंग फ्लूइड। जो भी वर्किंग फ्लूइड अंदर होगा, बोलो भैया जी, जो भी वर्किंग फ्लूइड अंदर होगा उसे कंप्रेस कर देगा। तो इसका टारगेट तो देखो कोई नहीं है, जो हमने नहीं बदला, समझा ना? ये क्या है? कंप्रेस द वर्किंग फ्लूइड, WF मतलब वर्किंग फ्लूइड। जो भी अंदर गैस वैस है उस गैस को कंप्रेस करना इसका काम, और ये वही करेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलो पावर स्ट्रोक का मेन काम क्या है सर जी? पावर स्ट्रोक यानी इन एक्चुअल स्ट्रोक को आइडियल चीजों में बदल रहे हैं आप, आइडियल चीजों में बदल रहे हैं आप। एक्चुअल साइकिल को आइडियल साइकिल बनाने की कोशिश है, समझा ना? इसलिए बता रहा हूं मैं। तो पावर स्ट्रोक में सही मायने में हो क्या रहा है? पावर स्ट्रोक के दौरान वर्क हमें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि एक्सपेंशन होता है। तो रियली में अगर बात करें यहां तो पावर स्ट्रोक को क्या आप एक्सपेंशन स्ट्रोक कह सकते हैं? तो सर जी अभी से ऐसे बोलेंगे एक्सपेंशन स्ट्रोक। ये क्या है? एक्सपेंशन स्ट्रोक। आइडियल नाम दे रहे हैं मैंने, ये इनके देसी नाम है जो एक्चुअल नाम है, और ये इनके आइडियल नाम है। ये एक्चुअल नाम है, एक्चुअल नाम इनके यही है, पावर स्ट्रोक बोलते हैं इसे, और ये आइडियल नाम है। देखो इसको आइडियल नाम हीट एडिशन रख दिया। अरे बोलो, चले सर जी एग्जॉस्ट स्ट्रोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जी सुना था इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, अगर 100% नहीं हो सकते तो कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्यों जरूरी है? हीट रिजेक्शन के लिए। सच बताओ तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक का मकसद क्या है? हीट का रिजेक्शन, है या नहीं? इसलिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक को क्या मैं हीट रिजेक्शन प्रोसेस भी कह सकता हूं? ये तो एक्चुअल नाम है, इसका आइडियल नाम मैं हीट रिजेक्शन रख सकता हूं या नहीं? वेरी नाइस। तो प्यारे बच्चों इसका आइडियल नाम बदल कर रख दिया हीट रिजेक्शन। अभी तो नामकरण बदले हैं, अभी तो केवल नाम ही बदले हैं, समझा ना? अब नाम बदलने के बाद अगर आप देखो तो अब टोटल 4 प्रोसेस हो चुके हैं आपके पास, समझ? ये तो एक्चुअल साइकिल है। अब एक्चुअल साइकिल को अगर आप बदलेंगे आइडियल साइकिल में तो उसमें भी 4 प्रोसेस आएंगे। तो उन 4 प्रोसेस के नाम क्या क्या होंगे? समझा? हीट एडिशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन, 4 होंगे सर जी। सीक्वेंस हम अपने हिसाब से बनाएंगे, ये सीक्वेंस हो सकता है मैं ना लूं, कोई और सीक्वेंस है, परंतु प्रोसेस 4 ही होंगे। यहाँ भी 4 है, वहां भी 4 है, यहाँ 4, इस सीक्वेंस में यहाँ भी 4 है, किसी और सीक्वेंस में हो सकते हैं, परंतु होंगे यही 4।
क्या किसी भी साइकिल में एडिशन रिजेक्शन दोनों जरूरी है, कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन दोनों जरूरी है? अरे है या नहीं? तो थोड़ा आइडियल नाम ये आपको दिखाई देंगे आइडियल साइकिल में। तो अब इनको थोड़ा सा हम जो एक्चुअल साइकिल है, जो एक्चुअल साइकिल हमारा था, इस एक्चुअल साइकिल को हम आइडियलाइज करने के पीछे पड़े हैं। क्या आइडियलाइज कर रहे हैं? जब आप इसको आइडियलाइज कर रहे हैं तो आइडियलाइज करने के बाद आपने प्रोसेस के नाम बदले हैं, समझा? और नाम कुछ ऐसे ऐसे रखे हैं कि नाम रखने के बाद 4 प्रोसेस के नाम कुछ इस तरीके से आए हैं। एक तो हीट एडिशन आ गया, एक क्या गया? हीट एडिशन, समझा ना? एक आया हीट रिजेक्शन। सीक्वेंस बाद में देखेंगे, नाम बता दो बस कौन से आए हैं। आइडियलाइज कर रहा हूं तो उसका मतलब जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में प्रोसेस हो। आइडियलाइज करने के बाद जो एक्चुअल साइकिल तब्दील होगा आइडियल साइकिल में, उसमें बस 4 होने चाहिए, नहीं तो कैल्विन प्लैंक स्टेट वायलेट हो जाएगा कि बस हीट एडिशन और रिजेक्शन हो ही नहीं रहा। तो वास्तव में अगर देखो तो जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के इक्विवेलेंट है, जो हीट एडिशन प्रोसेस है वह सक्शन के इक्विवेलेंट है। सही बात है ये नहीं? तो ये जरूरी है तो ये भी जरूरी है। और एग्जॉस्ट किसके द्वारा होता है? साइलेंसर के द्वारा। कभी आप साइलेंसर को बंद कर देना, जो छोटा सा होल होता है ना पीछे, समझ, वहां पे एक लकड़ी अड़ा देना और फिर स्टार्ट करना जरा, अगर हो भी जाए तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइलेंसर बंद करने का मतलब है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट कर रहे हो, इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि रिजेक्शन जरूरी है। यानी एटमॉस्फेयर से कनेक्शन ही कट कर दिया, क्योंकि साइलेंसर से हीट निकल के कहां जानी थी? एटमॉस्फेयर में। यहां सिंक में जानी, सिंक से कनेक्शन ही काट दिया आपने। और सिंक से कनेक्शन काटने का मतलब होता है एफिशिएंसी का 100% बन जाना, वो बन नहीं पा रही है, इसलिए स्टार्ट ही नहीं हो रहा इंजन। समझ आ रहा है या नहीं? तो ये कहानी है। तो इसलिए हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, इसके बाद एक क्या आया? कॉम्प्रेशन, और पावर स्ट्रोक को बोल दिया एक्सपेंशन, क्योंकि एक्चुअल में मुद्दा एक्सपेंशन का ही है। वर्क आउटपुट मतलब एक्सपेंशन, तभी तो मिलेगा। तो आइडियलाइज करके जो हमने 4 प्रोसेस बदले, वो 4 प्रोसेस का नाम इस तरीके से रखा। राइट और रॉन्ग? यस। फिर हमने यहां पे थोड़ा सा और बदलाव किए। हमने कहा कि देखो भैया, हम ये ड्रामा तो करते नहीं है कि जैसे आप सिलेंडर के अंदर, समझा ना बेटा, प्लीज कीप क्वाइट, मुझे आवाज ना आए, समझा ना? मैं बहुत बेसिक से बहुत ही तरीके तमीज से लेके चल रहा हूं आपको, समझ आए? झंड नई ऑटो साइकिल स्टार्ट हो जाता अब तक। क्लियर है? और जिंदगी तुम्हारी ऐसी झंड रहती है क्योंकि सीधा हर टीचर ये भी करता है, बे मैं 5-7 घंटे एक्स्ट्रा खर्च करता हूं और सब्जेक्ट पे, केवल इसीलिए कि बच्चे को एक स्टोरी मिले, उस स्टोरी के जरिए वो चीजों को याद रख सके। समझ आ रहा है या नहीं? तो लिसन, इंटरेस्ट शो किया करो। जब आप बोलते हैं इसका मतलब क्या? मैं मेहनत कर रहा हूं एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए और तुम ही फोकस नहीं कर रहे हो। ये चीज भले ही आने वाली ना हो, आएगा तो ऑटो साइकिल ही, और तो याद कहां रख पाएंगे बे? मुद्दा तो ये भी है, याद रहेंगी चीजें? यह सब्जेक्ट इतना छोटा है कि 4 ही पेज है। समझ आया ना? तो दर्द इसलिए तुम्हारे बने रहते हैं कि बार बार रिवीजन करने की जरूरत, सब्जेक्ट पढ़ लिया फिर भूल गए। तो असली होता कि सीक्वेंस में चली ही नहीं चीजें, टप्पे मार के पढ़े सीधा। आइस इंजन स्टार्ट हुआ, पहले भैया ऑटो साइकिल धड़ाधड़, और झंड ने क्या किया? फ्लो डायग्राम भी ना बनवाया पिस्टन सिलेंडर का, सीधा टीएस और पीवी डायग्राम पे ही आए। समझ आया ना? तो ध्यान रखना भी, खोपड़े में जितने साइकिल में पढ़ाऊंगा, मैंने भी पढ़े, मेडिजिम पढ़े, और हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में किसी भी साइकिल का आज तक फ्लो डायग्राम नहीं लिखाया, किसी नोट में नहीं मिलने का मेडिजी के। समझ आया ना? ये तुम्हें करा जा रहा है, 1-1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, और केवल इसलिए कि चीजें पकड़ में आए। समझ आया नहीं? नहीं तो ये इंजीनियरिंग यहां से स्टार्ट नहीं होती जहां से मैं कर रहा हूं। और आप डिप्लोमा कर नहीं रहे, डिप्लोमा कर चुके हैं। समझ आया ना? तो मुझे उस बेसिक से एडवांस पे ले जाना है, पर तुम्हें 0 से उठा रहा है यार। तो कम से कम इंटरेस्ट तो दिखाओ कि हाँ सर जी आपकी एक्स्ट्रा मेहनत है तो ठीक है, रंग लाएगी ये। चले सर जी, कहानी समझ आई? तो ये 4 प्रोसेस आइडियलाइज कर दी है ना, और इनके नाम बदल के इस तरीके से आ गए। फिर हमने क्या कहा, यहां पर एक चीज हमने और बदली कि देखो भैया, एक्चुअल में जो इंजन होता है उसके अंदर होता है पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट,
बस मेनली यही, साइकिल के लिए मुझे यही चाहिए। तो सर जी ये रहा पिस्टन एंड सिलेंडर, तो हमने कहा यही सिस्टम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरेंजमेंट तो पिस्टन एंड सिलेंडर का ही रहेगा। इस पिस्टन सिलेंडर के द्वारा ही समझा, ये चारों के चारों आइडियल प्रोसेस भी इसी सिस्टम के द्वारा, इसी पिस्टन सिलेंडर के द्वारा एग्जीक्यूट कराए जाएंगे। इसमें हमने कोई बदलाव नहीं समझा। जब हमने बदलाव नहीं किया, समझा ना, हमने कोई बदलाव नहीं किया, परंतु एक छोटे से कुछ बदलाव किए। जैसे कि यहां पर सिलेंडर के टॉप पे एक इनलेट वाल होते, एग्जॉस्ट वाल होती है, उन दोनों वाल को उठा के फेंक दिया। जब उखाड़ के फेंक दिया और जो यहां पर छेद थे उन्हें वेल्डिंग के द्वारा बंद कर दिया। समझा ना, इसका मतलब अब कोई वाल्व लगी हुई नहीं है। अगर वेल्डिंग मार दिया आपने, इसका मतलब पूरा जो सिस्टम है क्या बन गया, क्लोज है या नहीं। इसका मतलब तो यह है सर जी, अगर वाल उखाड़ के आपने फेंक दी तो इसका मतलब यह है कि अंदर अगर आपने कोई भी वर्किंग फ्लूइड भर दिया है, तो जानते सिस्टम के अंदर वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड या सॉलिड। सर जी गैसियस फेज में होता है, तो हम जानते हैं क्योंकि थर्मल चल रहा है। थर्मल के अंदर हर एक सिस्टम, हर एक चीज को सिस्टम कहा जाता है, चाहे कोई भी बर्तन हो। तो सर जी यहां पर हमेशा क्या मिलेगा, वर्किंग फ्लूइड चाहे कोई सा भी साइकिल हो, हमेशा गैस फेज में मिलेगा जनरली, राइट। चलिए, तो इसलिए क्या सर जी, यहां पर जो भी वर्किंग फ्लूइड आप भरेंगे, वो वर्किंग फ्लूइड अब ना तो बाहर जा सकता हो ना बाहर का अंदर। समझा ना, एक बार भर लो जितना भरना है, उसके बाद जैसे ही पिस्टन यहां से लगा दरवाजा बंद हो जाएगा। समझा ना। इसका मतलब सर जी अगर आपने ये मॉडिफिकेशन किया एक्चुअल पिस्टन सिलेंडर में, अगर ये मॉडिफिकेशन किया, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो चारों के चारों प्रोसेस हम एग्जीक्यूट कराएंगे, ये चारों के चारों आइडियल प्रोसेस जो आप, ये आइडियल प्रोसेस जो आप एग्जीक्यूट कराएंगे, ये एक क्लोज सिस्टम के द्वारा कराएंगे, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर अब क्या बन बैठा। हाँ, तो ये मॉडिफिकेशन किए, एक्चुअल साइकिल को ही आइडियल साइकिल में बदला गया। समझा ना। एसी पिस्टन सिलेंडर को आपने क्या बना दिया, क्लोज्ड सिस्टम। पहले क्या था, ये ओपन सिस्टम है ना, क्योंकि आईसी इंजन को ओपन सिस्टम कहते हैं। स्ट्रोक वाइज बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। तो क्लोज्ड सिस्टम, अब क्लोज सिस्टम बना रहे। अगर क्लोज सिस्टम बना दिया तो इसका मतलब ये कह रहे हो कि अब ये चार आइडियल प्रोसेस जो होंगे, समझा ना, वो एक क्लोज सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट होंगे, और यह क्लोज सिस्टम होगा पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट, है या नहीं। ये मॉडिफिकेशन चल रहा आइडियलाइज करने के लिए, तो ये हमने मान लिया। ठीक है सर जी, ये तो मान लिया, परंतु ये तो बता दो, समझा ना, आप ये तो बता दीजिए इसके अंदर भरेंगे क्या, कोई वर्किंग फ्लूइड तो जरूर होगा इसके अंदर, राइट। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो वर्किंग फ्लूइड भरा गया इसके अंदर, वो गैस भरी गई, समझा ना, और वह गैस भी एयर ली गई। कौन सी गैस, एयर को लिया गया। तो सिलेंडर के अंदर क्या भरा गया, और अच्छा बोलो तो क्लोज सिस्टम के अंदर क्या भरा गया, एयर। इसका मतलब ये चारों के चारों प्रोसेस इसी एयर के द्वारा एग्जीक्यूट होंगे, और चारों प्रोसेस मिलकर क्या बनाएंगे, क्या बना देंगे, एक बड़ा सा प्रोसेस नहीं, चारों प्रोसेस मिलकर क्या बनाएंगे, साइकिल। और क्या यह साइकिल एक स्टैंडर्ड साइकिल होगा, आइडियल चीज यही स्टैंडर्ड कहलाएंगी। तो किसी भी आइडियल चीज को स्टैंडर्ड मानोगे या नहीं, यस, का मतलब सर यही स्टैंडर्ड साइकिल होगा। ये जो साइकिल है एक स्टैंडर्ड साइकिल होगा, और इसे आप आइडियल साइकिल कहेंगे। और यह स्टैंडर्ड साइकिल, समझा ना, चार प्रकार से हो सकता है। सॉरी, यह स्टैंडर्ड साइकिल तीन प्रकार का होता है इस इंजन में, एक तो ऑटो, एक डीजल और एक डुअल, राइट और रॉन्ग। इसका मतलब एसी स्टैंडर्ड साइकिल के तीन नाम रखे गए, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल, समझा ना। प्रोसेस यही होंगे, आगे पीछे और कुछ नहीं है, बस सब में प्रोसेस यही होंगे। तो सर जी इसका मतलब जो ये स्टैंडर्ड साइकिल है, इस स्टैंडर्ड साइकिल में चार प्रोसेस है, चार काम हो रहे हैं ना, चार प्रोसेस है, परंतु किसके द्वारा एग्जीक्यूट होंगे, अब एयर के द्वारा, समझा ना। इसलिए इस स्टैंडर्ड साइकिल को एयर स्टैंडर्ड साइकिल बोल दिया गया, समझा ना। यहीं से ही नाम मिला एयर स्टैंडर्ड साइकिल का। और यह एयर स्टैंडर्ड साइकिल कितने प्रकार के थे, तीन, इसलिए इन तीनों साइकिल को एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहा जाता है, राइट। दीज आर कॉल्ड एयर स्टैंडर्ड साइकिल, राइट। तो एक्चुअल साइकिल को जब आइडियल साइकिल में तब्दील करने चले तो ये मॉडिफिकेशन हमें करने पड़े, और पिस्टन सिलेंडर को बना दिया क्लोज सिस्टम, और क्लोज सिस्टम के अंदर भरी आइडियल गैस, है ना। तो उसका मतलब सर जी
एयर के द्वारा एग्जीक्यूट होंगे, तो यहां से जन्म हो चुका है अब एयर स्टैंडर्ड साइकिल का, क्योंकि जो स्टैंडर्ड साइकिल है वो एयर के द्वारा एग्जीक्यूट होगा, तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल। और प्यारे बच्चों, जो ये एयर स्टैंडर्ड साइकिल था, समझा नहीं, है जनरली 3 प्रकार का बना आईसी इंजन में। सबसे पहला जो निकला वो था ऑटो साइकिल, जो दूसरा आया वो था डीजल साइकिल, राइट, और जो नेक्स्ट आया तीसरे नंबर का वो था प्यारे बच्चों, नए जमाने का है, जो नए जमाने में है वो था डुअल साइकिल, राइट और रॉन्ग। तो ये तीनों के तीनों एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब ये है कि तीनों एयर वर्किंग फ्लूइड के द्वारा, तीनों एयर के द्वारा एग्जीक्यूट होंगे, समझा ना। जो ये एयर है यही भर रखी है सिस्टम के अंदर, तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर ये मिलने वाली है, राइट और रॉन्ग। चलिए, तो सर जी एयर स्टैंडर्ड साइकिल का हमने जन्म कर दिया है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों इन तीनों साइकिल को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट और रॉन्ग। परंतु देखो डियर, समझा, जब इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स को आप पढ़ेंगे, समझा ना, तो जब समझा ना पढ़ते वक्त, समझा ना, यहाँ पे क्या, जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त कुछ दिक्कतें आएंगी हमारे सामने, समझा ना। उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एजम्पशन लेने पड़ेंगे, है या नहीं, और उन एजम्पशंस को एयर स्टैंडर्ड एजम्पशंस कहा गया, या फिर एजम्पशंस ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, राइट। तो सबसे एक काम करते हैं, हम उन्हें पहले ही पढ़ लेते हैं, बाद का लफड़ा पालते ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हेडिंग ले लेते हैं एजम्पशंस ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल, और ध्यान रखना ये एजम्पशंस बहुत कंपटीशन में आ चुके हैं, राइट और रॉन्ग। तो पूछेगा कौन कौन से एजम्पशन लिए जाते हैं, समझा ना, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में। ये तीनों के तीनों एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, और क्यों कहा गया नहीं, क्योंकि ये तीनों, समझा ना, यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड था वो एयर था, हमेशा एयर था, इसलिए इनको एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहा गया। इसके पीछे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। तो सर जी अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग यही है, एजम्पशंस ऑफ, क्या सर जी, एजम्पशंस ऑफ एयर स्टैंडर्ड, एजम्पशंस ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, है ना। चलिए, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। चलिए, तो प्यारे बच्चों अब हमें एजम्पशन लिखने हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला एजम्पशन, देखो सबसे पहला एजम्पशन क्या था, राइट और रॉन्ग। सबसे पहला एजम्पशन ये था कि जो एयर है, जो आपने एयर ले रखी है यहाँ पे, समझा ना, हमने ये माना कि जो एयर है वह एक आइडियल गैस की तरह व्यवहार कर रही है, और अगर वो आइडियल गैस की तरह व्यवहार कर रही है तो उसका मतलब आइडियल गैस के पूरे कॉन्सेप्ट वैलिड हो जाएंगे इन प्रोसेस के दौरान, क्योंकि चारों के चारों प्रोसेस आइडियल गैस के द्वारा एग्जीक्यूट होंगे। तो इसका मतलब इस एजम्पशन की वजह से आप किसी भी प्रोसेस के दौरान आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर mRT को इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रियल गैस के लिए तो वैलिड है नहीं, है या नहीं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले समझा, सबसे पहले एजम्पशन था द एयर is assumed as an ideal gas, एयर को हमने एक आइडियल गैस मान लिया। सबसे पहला पॉइंट है क्या है कि आइडियल गैस मान लिया, सबसे पहला एजम्पशन ये है। नंबर 2, दूसरा एजम्पशन हमने माना कि प्रोसेस के दौरान जो एयर है, इस एयर के पार्टिकल के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। भाई ऐसा ना को गैस भर दी है, हीट सप्लाई की, तो मॉलिक्यूल गर्म हो जाएंगे और एक्साइटेड हो जाएंगे, ऐसा ना एक्साइटमेंट में कोई केमिकल रिएक्शन कर बैठे, है या नहीं। तो असली हमने माना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, नो केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे मान लिया कि नो केमिकल रिएक्शन। दूसरा एजम्पशन है कि नो केमिकल रिएक्शन occurs in the air particles during processes, यानी प्रोसेसेस के दौरान जो एयर के पार्टिकल है उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, हमने ऐसा मान लिया, राइट और रॉन्ग। चलिए, तीसरा एजम्पशन देखो बच्चों क्या था, हमने मान लिया कि जो एयर है, समझा ना, एयर, जो ये एयर है, इस एयर के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक हीट होगी, और एयर एक गैस है तो हमेशा 2 स्पेसिफिक हीट एग्जिस्ट करेंगी, एक तो Cp और एक Cv, समझा ना। तो हमने मान लिया। अब देखो रियलिटी में अगर बात करें
तो जो एयर है वह एक आइडियल गैस नहीं है एक्चुअल में अगर बात करें तो। और जो एक्चुअल गैसेज हैं उनका सीपी सीवी कभी कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर जैसे चेंज होता है ये भी चेंज हो जाता है, और चेंज का रवैया मैंने आपको पूरा बता ही दिया है या नहीं। परंतु हमने ये मान लिया यहाँ पे कि जो एयर का सीपी एंड सीवी है वह हमेशा कांस्टेंट रहता है। अरे बोलो, तो द वैल्यूज ऑफ सीपी एंड सीवी रिमेन्स कांस्टेंट, सीपी एंड सीवी रिमेन्स कांस्टेंट। ये की वैल्यूज क्या है बच्चों, कांस्टेंट रहती हैं, समझ आ रही है, ये हमने मान रखा है, राइट। चलिए चौथा पॉइंट, अब देखो चौथा पॉइंट क्या था। चौथे पॉइंट में हमने ये माना कि ऑल द प्रोसेसेस इन द एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द क्लोज सिस्टम। किसके द्वारा, क्लोज सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट होते हमने मान लिया, क्योंकि मान लिया तभी तो बना दिया। देखो एक्चुअल में तो ओपन सिस्टम था ये, क्योंकि वाल लगी हुई थी, मास बाहर से अंदर भी जाता था सक्शन के दौरान और बाहर भी जाता था अंदर से एग्जॉस्ट के दौरान, तो हमने कहानी बंद कर दी है। तो इसलिए फोर्थ पॉइंट पे क्या मान लिया, द साइकिल्स, ये कौन से एयर स्टैंडर्ड साइकिल, द साइकिल्स एंड ऑल प्रोसेसेस, कुछ ही कहें आप, एंड ऑल प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड by the closed system। तो इसका मतलब सर जी ये है, इसका मतलब ये है कि जो पिस्टन एंड सिलेंडर था, इसे आपने क्या मान लिया, इसे आपने क्लोज सिस्टम बना दिया। इसका मतलब यही है, इसे आपने क्लोज्ड सिस्टम बना दिया, और इसका मतलब यहाँ पे कोई वाल्व नहीं होंगे, अंदर की गैस अंदर ही रहने वाली है, कोई मास चेंज नहीं होगा, राइट। बताए बच्चों, चौथा पॉइंट समझ आया, क्लियर है। तो ये सभी अजम्पशन थे जो हमने लिए, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट समझा ना, पांचवा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट देखो, इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अजम्पशन में क्या माना गया। पांचवा पॉइंट ये माना गया कि जो कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेसेस है, जो कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस है, कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस है, समझा ना, ये दोनों के दोनों ट्रूली एडियाबैटिक है, और ट्रूली एडियाबैटिक जो कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस है वो क्या है, और ट्रूली एडियाबैटिक, ये हमने मान लिया। इसका मतलब ये एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि इन प्रोसेस के दौरान न तो कोई हीट बाहर से अंदर आएगी और ना अंदर से बाहर जाएगी। यार ये बताओ आप, जब आप कॉम्प्रेशन करेंगे तो जानते हैं कॉम्प्रेशन के दौरान तो पिस्टन यहां से यहां जाएगा, यानी कॉम्प्रेशन के दौरान तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी से टीडीसी पे जाएगा या नहीं, यस, तो बीडीसी, राइट। तो जब पिस्टन, मान लो वाल नहीं है यहाँ पे, जब पिस्टन यहां से यहां जाएगा यार तो कुछ टाइम तो लेगा ही, और मेटल की दीवार है भाई, अंदर का माहौल गर्म है, बाहर ठंडी हवा है, तो इस मेटल की दीवार के थ्रू कंडक्टिविटी बढ़िया होती है मेटल की, तो गारंटी के साथ में कुछ ना कुछ हीट तो बाहर जाएगी, समझ आ ना। और इन्हें कहा ट्रूली 100%, इतना परसेंट भी अलाउड नहीं किया, ट्रूली लिखा है, आर ट्रूली एडियाबैटिक, 100% एडियाबैटिक। क्या कभी ऐसा हो सकता है, एक्सपेंशन के दौरान पिस्टन यहां से यहां आता है, इस दौरान भी समझा, जब अंदर का माहौल गर्म होगा, हाई टेम्परेचर होगा अंदर गैस का, समझा ना, तो गारंटी है फिर भी अंदर से कोई ना कोई हीट दीवार के थ्रू बाहर जाएगी, क्योंकि इंसुलेटेड थोड़ा ही है, मेटल का बना है सिलेंडर, और मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया होती है, तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर तो होना, ये आप रोक ही नहीं सकते। चलो अगर तुम एफर्ट करो भी कि मैं ऐसा इंसुलेटेड मटेरियल लगाता हूं, परंतु इंसुलेटेड मटेरियल की भी थर्मल कंडक्टिविटी होती है, हाँ बहुत कम होती है, वो इतनी सी हीट बाहर भेजेगा, परंतु होती है। दुनिया में ऐसा कोई सॉलिड बना ही नहीं, या कोई भी चीज ऐसी बनी ही नहीं, कोई भी मटेरियल ऐसा बना ही नहीं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी एब्सोल्यूट जीरो हो। तो रियलिटी में तो ये काम पॉसिबल ही नहीं दुनिया में, समझ। जहां तुम बोल रहे हो ना कि एडियाबैटिक मटेरियल का बना दिया हमने कोई भी चीज, तो 100% एडियाबैटिक कोई चीज है ही नहीं है, और वो क्यों नहीं है, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी कभी जीरो बना ही नहीं भगवान ने किसी भी मटेरियल की। अरे समझ आ रहा है ना, जैसे थर्मोफ्लास्क होता है, आप जानते हैं कि इसमें चाय भर दिया आपने
तो 12-14 या मुश्किल से 20 घंटे तक ही गर्म रहती है। अगर 4 दिन बाद आके देखोगे तो ठंडी मिलेगी। इसका मतलब अंदर की हीट बाहर गई है, समझा ना। तो इसलिए क्या वो स्लो प्रोसेस होता है हीट रिजेक्शन का। सुबह ही अगर टेम्परेचर मान लो 70 डिग्री है चाय का, तो शाम को देखना वो 65 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। परंतु आदमी को तो 60 डिग्री की भी गर्मी लगेगी, पीनी तो उसे 40 डिग्री की है। अभी क्या कह रहे भैया अभी नहीं पीता यार, गर्म है ज्यादा। 70 डिग्री भी ज्यादा गर्म थी उसके लिए, 60 डिग्री भी ज्यादा गर्म है। उसे फील तब होगा जब टेम्परेचर 5 डिग्री आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा, ठंडी होगी तो बिल्कुल। समझ आ रही है नहीं? यस। तो इसलिए आइडियल चीजें है ही नहीं, आइडियल थर्मोफ्लास्क दुनिया में नहीं। बताइए कहानी समझ आई ना। तो ये डिमांड कर दिया कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर ट्रूली एडियाबैटिक, ये माना गया, एजम्पशन है ये। रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं कभी भी, समझा ना। तो हमने क्या मान लिया? एजम्पशन मान लिया। क्लियर और नॉट? ये 5वां एजम्पशन है सर जी, आई होप आपको समझ आया होगा। अब छठा एजम्पशन देखें आप। छठे एजम्पशन में क्या माना कि जो सक्शन स्ट्रोक है उसमें हम फ्यूल अंदर नहीं भेजेंगे। क्या माना गया कि जो सक्शन स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक का टारगेट केवल हीट एडिशन ही तो है। तो यहां पर ये माना गया कि भाड़ में जाए, हम अंदर जो एयर है ना, उस एयर के अंदर हीट ही तो ऐड करनी है। तो हम सीधा फ्यूल ना भेज के क्या भेजेंगे अंदर? हीट ही भेजेंगे। हम क्या भेजेंगे? सोर्स के द्वारा हीट ही भेजेंगे सीधा, फ्यूल अंदर भेजने वाले नहीं है सिलेंडर के। तो हम यानी सक्शन प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय हीट एडिशन, और एग्जॉस्ट प्रोसेस का टारगेट क्या है? हीट रिजेक्शन। तो अगर आप देखें तो यहां से एक चीज आपको और नजर आएगी कि सर जी यहां से अगर आप देखें बच्चों, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान कुछ गैस भी, एग्जॉस्ट गैसेज भी साइलेंसर के थ्रू बाहर भागती हैं, यानी कुछ मास भी बाहर भागता है इंजन से, यानी सिस्टम के अंदर से कुछ मास भी बाहर जाता है एटमॉस्फेयर में। हमने कहा देखो भाई मास तो भगाएंगे नहीं, टारगेट मास भगाना तो है नहीं है, टारगेट तो हीट रिजेक्ट करना है। तो हम ये मान लेंगे कि अंदर जो गैस है वो अंदर की अंदर ही है, बस केवल हीट ही जा रही है एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए एग्जॉस्ट प्रोसेस को भी केवल हीट रिजेक्शन के द्वारा रिप्लेस कर दिया, और वाकई टारगेट तो केवल हीट रिजेक्शन है ना। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट होगा ही नहीं फिर, क्योंकि उसने तो कहा था कि हीट रिजेक्शन को गैस भी बाहर जानी चाहिए। अरे बोलो यस। तो हमने ये मान लिया कि सक्शन प्रोसेस के अंदर मास अंदर नहीं जाता, केवल हीट ही अंदर जाती है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान मास बाहर नहीं आता, केवल हीट ही बाहर आती है। और बाहर आना मतलब रिजेक्शन, अंदर जाना मतलब एडिशन। ये माना गया, राइट और रॉन्ग? देखो डी, अब इसके पीछे आप तर्क नहीं दे सकते, ये चीजें आइडियलाइज ऐसे ही की गई हैं, समझा। बस केवल कुछ लॉजिक्स हैं जिनके आधार पे हम इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो सब कुछ पूरा बेस इमेजिनरी है, राइट और रॉन्ग? तो आपको उसी सपने की दुनिया में चलना है, समझा। क्वेश्चन खड़े नहीं करने के सर जी प्रोसेस रिवर्सिबल कैसे हो गया, दुनिया में तो फ्रिक्शन जीरो हो ही नहीं सकता है, तुमने कैसे कर दिया, है या नहीं? नहीं, यहां पर हम पूरा ये सपने में सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो छठे पॉइंट में हमने क्या मान लिया? द सक्शन प्रोसेस, जो एक्चुअल साइकिल तो उसे रिप्लेस कर रहे हैं, द सक्शन प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय हीट एडिशन ओनली। केवल हीट ऐड करेंगे, कोई फ्यूल या कोई मास अंदर नहीं जाएगा, है ना। 7वां पॉइंट, राइट, द एग्जॉस्ट, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। हीट रिजेक्शन करना है तो एग्जॉस्ट गैस बाहर ही फेंकनी पड़ेगी, समझा ना। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो प्रैक्टिकल तो हम जानते ही पहले से ही, 4 स्ट्रोक आइडियलाइज करके पढ़ रहे हैं सर जी। तो द एग्जॉस्ट प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय, अगर प्रैक्टिकली सब पॉसिबल होता तो फिर मानने की जरूरत पड़ती क्या? अरे बोलो, तो नाम एजम्पशन चल रहा है भाई, माना था ना, मान्यताएं क्या क्या माना है। द एग्जॉस्ट प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय हीट एडिशन, यस, हीट रिजेक्शन। बताया सर जी। तो ये एजम्पशन थे, समझा ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से, समझा ना। एजम्पशन समटाइम्स पूछ लेता है, क्लियर और नॉट? चलिए, तो सर जी ठीक है, एजम्पशन हमने पढ़ लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर, अब मेनली हमारा मुद्दा स्टार्ट हो चुका है,
कि अब हम साइकिल को एक एक करके डिस्कस करना शुरू करें। राइट और रॉन्ग? यस। तो अब साइकिल को एक एक करके स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहला साइकिल है जो आईसी इंजन के लिए यूज होता है, वो क्या है? आईसी इंजन का सबसे पहला साइकिल है ऑटो साइकिल। राइट और रॉन्ग? चलिए तो देखो डियर, अब यहाँ पे ये चीज तो आपने देख ली है और चार प्रोसेस का आपको आइडिया भी लग गया है कि सर जी चार प्रोसेस कौन कौन से होने हैं आइडियल साइकिल्स में, और इन आइडियल साइकिल का नाम रख दिया एयर स्टैंडर्ड साइकिल, है ना। आपको ये मुझे सिलेंडर के अंदर क्या है तो एयर ही मिलेगी हमेशा, है ना, क्योंकि सभी एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। क्लियर है? चलिए सर जी, तो देखो डियर, अब ये साइकिल पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ही हैं यहाँ पे, तो उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को थोड़ा सा देख लेते हैं हम, जिससे आगे चल के और आसानी हो हमें पढ़ने में। तो मान लो अब इतना तो जान चुके जितने भी आइडियल साइकिल हैं सर जी, ये सभी आइडियल साइकिल, ये सभी के सभी आइडियल साइकिल चलिए मान लो सपोज दैट कोई हमारे पास सिलेंडर है और यहां पर ये कोई पिस्टन, दिस इज द पिस्टन। तो ये कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है माय डियर। तो आप जानते हैं कि आईसी इंजन में यही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, चाहे ऑटो साइकिल हो, चाहे डुअल साइकिल हो, चाहे डीजल साइकिल हो, है या नहीं। चल अब देखो डियर, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी, यहाँ पर होता है क्या? टीडीसी। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि होती क्या है। ये क्या है? टीडीसी, और यहाँ पर सिलेंडर के अंदर एक होता है बीडीसी, है या नहीं। चल इसके बाद सर जी आप जानते हैं कि जो पिस्टन है, यहाँ पर जो पिस्टन है वो एक कनेक्टिंग रोड से कनेक्टेड होता है। अरे समझ आया ना? यानी सिंपल सा ये तो यहाँ बना दिया। अगर आप देखें तो सर जी कुछ स्टोरी ऐसे हो सकती है। कुछ लगभग ऐसा अरेंजमेंट होता है या नहीं। तो यहां पर कुछ स्पेशल टर्म है, उन्हें अंडरस्टैंड करना है। ये हिंज जॉइंट है, ये भी हिंज जॉइंट है। तो देखो डियर, इसे तो बोलते हैं क्या? सिलेंडर। समझा ना? इसे बोलते हैं पिस्टन, राइट। और ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग रोड। ये थोड़ा कंपोनेंट के नाम है, कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड क्या है? विच कनेक्ट द पिस्टन टू द क्रैंक। समझा? इसे बोलते हैं आप क्रैंक रोड या केवल क्रैंक। इसे बोलते हैं क्रैंक रोड या केवल क्रैंक बोल देते हैं। और जो क्रैंक है वो कॉन्टिन्यूअसली रोटेट करती है इस तरीके से, है ना, वो कॉन्टिन्यूअसली रोटेट करती है। बताइए कहानी क्लियर है या नहीं। और पिस्टन के अंदर यहाँ पर ये कहीं टीडीसी होता है और यहाँ पर ये कहीं बीडीसी होता है, इस तरीके से जैसे वहां पे दिखाया गया, राइट। चलिए तो टीडीसी क्या है? टीडीसी और बीडीसी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम यानी लास्ट पोजीशन। ये किसी भी देश की सीमा है। इससे मान लो आगे गए तो चाइना है, इससे पीछे गए तो पाकिस्तान है। ये ऐसी कहानी है बस। तो असले जा ही नहीं सकते, मरना है क्या? तो असले पिस्टन टीडीसी से आगे नहीं जाता और बीडीसी से नीचे नहीं जा सकता है।
तो इन्हीं दो पॉइंट के बीच में रेसिप्रोकेट कर सकते हैं ओनली, राइट। तो इन्हें कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन, लास्ट पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन कहा सकता है ना। इसे आप बॉर्डर लाइन भी कह सकते हैं, दीज आर द बॉर्डर लाइन, है ना। तो यहां से टीडीसी और बीडीसी क्या है डियर, व्हाट आर द टीडीसी एंड बीडीसी। कोई पूछ लगे व्हाट आर द टीडीसी एंड बीडीसी, तो जानते तो हो तुम, परंतु तो लैंग्वेज में कैसे बताओगे उसे, या फिगर खींच के बताओगे, कॉपी पेन ना मिला तो व्हाट आर द टीडीसी एंड बीडीसी, तो बोलेंगे दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन। ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस हैं किसकी, पिस्टन की, एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ पिस्टन, ये पिस्टन की एक्सट्रीम पोजीशन है। टीडीसी का एक्सट्रीम टॉप मोस्ट पोजीशन और बीडीसी का एक्सट्रीम बॉटम मोस्ट, है ना। ये क्या है सर जी, टॉप मोस्ट, ये टॉप मोस्ट पोजीशन है और ये बॉटम मोस्ट, बॉटम है बिल्कुल बॉटम वाली, बिल्कुल टॉप वाली, राइट। तो ये दो पोजीशन होती है, राइट। चलिए सर जी, अब इसके बाद देखो डियर, टीडीसी से बीडीसी के बीच तक की जो लेंथ होती है, समझा ना, इसे स्ट्रोक लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रोक लेंथ कहा जाता है। तो एल का मतलब लेंथ और एस का मतलब स्ट्रोक, तो ऐसे स्ट्रोक लेंथ कहा जाता है। और शॉर्ट में इसी लेंथ को केवल स्ट्रोक भी बोल देते हैं। मैंने कहा स्ट्रोक इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है स्ट्रोक लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी टीडीसी से बीडीसी के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, राइट और रॉन्ग। सो दिस इज द स्ट्रोक लेंथ। अब जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाता है तो इतनी लेंथ बाकी रह जाती है, तो जितनी लेंथ ये बाकी रहती है इसे ही कहा जाता है क्लियरेंस लेंथ। सी का मतलब क्लियरेंस और एल का मतलब लेंथ, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें आई हैं, एक तो आया एल सी, ये क्या है, क्लियरेंस लेंथ, और एल एस क्या है, स्ट्रोक लेंथ, या फिर केवल स्ट्रोक और स्ट्रोक, या शॉर्ट में केवल स्ट्रोक भी बोल देते थे। बताया सर जी, समझ आ रहा है या नहीं, या इन शॉर्ट इसे स्ट्रोक भी बोल देते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखो डियर, यहां से जो सिलेंडर है, क्या इसका कोई ना कोई डायामीटर भी होगा, तो वो डायामीटर मैंने स्मॉल डी मान लिया। तो यहाँ पर जो सिलेंडर का डाया होता है इसे बोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोर। तो डाया ऑफ सिलेंडर, और जो सिलेंडर का डाया है ऑलमोस्ट वही डाया किसका होगा, पिस्टन का। हम दोनों बराबर ही मानते हैं, वैसे कुछ क्लियरेंस होती है मामूली सी, वहां तो माइक्रोस्कोपिक है बहुत ज्यादा, तो इसलिए दोनों का बराबर माना जाता है। तो डाया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो डाया है डियर उसे स्मॉल डी मान लिया मैंने, है ना। और पिस्टन का डाया भी हम इतना ही मान के चलेंगे, पिस्टन डाया भी हम इतना ही मान के चलते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये स्टोरी। और यहाँ पे जो डाया है इसे टेक्निकल भाषा में बोर ऑफ सिलेंडर कहा जाता है। ये सिलेंडर का बोर है, समझा। और टेक्निकल भाषा में क्वेश्चन में ज्यादातर बोर ही लिखा रहता है। द बोर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये इतने सेंटीमीटर, राइट। तो उसका मतलब डाया है वो। बताइए कहानी क्लियर है या नहीं। कनेक्टिंग रोड, क्रैंक रोड, ये तो आपको दिख ही गया है। पिस्टन क्या होता है दिख ही गया है, तो सर जी रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट है, समझा ना। चलिए अब देखो डियर, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, समझा ना। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो मान लो सपोज दैट हमारे पास ये कोई सिलेंडर है, हमारे पास ये कोई सिलेंडर है डियर, और इस सिलेंडर में ये यहां पर बीडीसी है और यहां पर ये टीडीसी है, राइट और रॉन्ग। चलिए, और मान लो इनिशियली पिस्टन यहां है, इनिशियली पिस्टन कहां है, बीडीसी पे। ये पिस्टन मान लो बीडीसी पे, थोड़ी देर बाद ये पिस्टन चला जाएगा टीडीसी पे। तो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक की बात करो जरा। अगर आप कॉम्प्रेशन स्ट्रोक की बात करें तो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में होगा क्या, अंदर तो क्या भरी हुई है, हाँ एयर, क्योंकि हवाई होगी यहाँ पे हमेशा, अंदर एयर भरी हुई है। तो कॉम्प्रेशन के दौरान पिस्टन कहां से कहां मूव करेगा, टीडीसी से बीडीसी पे, ऑब्वियस बात है, बीडीसी से टीडीसी पे। तो जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो एयर का कॉम्प्रेशन होगा और यहाँ पे रुक जाएगा। तो जब कॉम्प्रेशन होगा तो गारंटी के साथ में जो वॉल्यूम है वो घटेगा, समझा। तो कॉम्प्रेशन की स्टार्टिंग कहां से होगी, हमेशा बीडीसी से, और एंडिंग कहां होगी, हमेशा
टीडीसी पे, राइट। तो उसका मतलब जब पिस्टन बीडीसी पे है तो अंदर जो गैस भरी हुई है उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। चलिए, तो वो वॉल्यूम मैंने V1 मान लिया। क्या मान लिया? V1। और प्यारे बच्चों, जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंच जाएगा तो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ज्यादा या कम? कम हो जाएगा, यानी केवल इतना वॉल्यूम हो जाएगा, है नहीं। जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाएगा, यानी जब कंप्रेशन का एंड हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे जब पिस्टन आ जाएगा और उस दौरान जो आपको वॉल्यूम मिलेगा मान लो V2 है, राइट और रॉन्ग? तो V1 क्या है? वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन। और V2 क्या है प्यारे बच्चों? V2 क्या है? वॉल्यूम, यस, वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, वॉल्यूम आफ्टर या एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। बताया सर जी, बात क्लियर है या नहीं? चले, तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पर होता क्या है कि कंप्रेशन से पहले का जो वॉल्यूम है V1, अगर उसे आप कंप्रेशन के बाद के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो वॉल्यूम का यह हसीन रेशो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि V1 ज्यादा है या नहीं? तुमने यहीं पे देखा कि V1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन V2, हमेशा, राइट और रॉन्ग? तो ये ज्यादा है। तो अगर V1 को V2 से डिवाइड कर देंगे तो यह हसीन वॉल्यूम का रेशो हमेशा 1 से बड़ा होगा। अरे होगा या नहीं? यस। और इसी हसीन वॉल्यूम के रेशो को टेक्निकल भाषा में कंप्रेशन रेशो कह दिया जाता है। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कंप्रेशन ऐसे, राइट? कंप्रेशन रेशो कह दिया जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशो है आईसी इंजन का। सच बताओ तो रेशो तो और भी आएंगे आईसी इंजन में, तो सबसे धांसू जो रेशो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशो है वो यही है। और हमेशा हर एक इंजन में सेम मिलेगा, चाहे कोई सा भी साइकिल पढ़ो आप, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ये मिलेगा, राइट। और इस कंप्रेशन रेशो को स्मॉल r का मतलब कंप्रेशन, समझान, और c का r का मतलब रेशो और c का मतलब कंप्रेशन। तो RC के द्वारा इसे यहां पर डिनोट कर दिया जाता है। R का मतलब रेशो, C का मतलब कंप्रेशन, तो RC के द्वारा इसे डिनोट कर दिया है ना। तो यहां से RC बराबर क्या आ जाएगा डियर? V1 अपॉन V2। तो इसका मतलब कंप्रेशन रेशो इज द रेशो ऑफ द वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। बताया बच्चों, V1 क्या? वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन बट वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, है या नहीं? भाई ज्यादा तो अभी आएगा ना, तो कंप्रेशन से पहले का वॉल्यूम ऊपर होगा और कंप्रेशन के बाद वॉल्यूम कम ही हो जाता है, तो कम नीचे आना चाहिए। तो V1 बटे V2 आएगा ये। तो अगर V1 बटे V2 है तो फिर 1 से 2 प्रोसेस क्या कहलाएगा? कंप्रेशन। ये 1 से 2 प्रोसेस कंप्रेशन कहलाएगा या नहीं? तो अगर कंप्रेशन प्रोसेस का 1 से 2 है तो V2 बटे V1 सीधा हो जाएगा कंप्रेशन रेशो, सॉरी V1 बटे V2 हो जाएगा सीधा कंप्रेशन रेशो। क्लियर और नॉट? चलिए, तो ध्यान रखना ये, और ये हमेशा 1 से बड़ा होता है। क्लियर है? यस। तो ये पूरी स्टोरी है सर जी। कंप्रेशन रेशो आपको कभी नहीं भूलना है। हर एक जहां भी कंप्रेशन प्रोसेस होगा वहीं पे ही कंप्रेशन रेशो आएगा, है या नहीं? जहां भी कंप्रेशन प्रोसेस होगा वहीं पे ही कंप्रेशन रेशो आएगा। क्लियर है? और इसकी जरूरत भी पड़ेगी। और एफिशिएंसी जब आप निकालेंगे तो एफिशिएंसी में बड़ा रोल प्ले करेगा ये कंप्रेशन रेशो। समझ आया ना? यस। तो ये पूरी स्टोरी है। चले डियर, तो इसका मतलब ये जो बेसिक फंडामेंटल मुझे चाहिए था, समझा ना, साइकिल्स को समझने के लिए, आईएस इंजन को स्टार्ट करने के लिए, वो पूरा बेसिक फंडामेंटल इस पूरे लेक्चर में डिटेल में डिस्कस हो चुका है। अब सबसे पहला साइकिल हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑटो साइकिल, राइट? चलिए, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ये लेक्चर यहीं पे ही समाप्त करते हैं और उसके बाद साइकिल डिस्कस करेंगे।